नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल अभय सिंह फियरलेस वर्ल्ड में स्वागत है। और आज हम लोग जानने वाले हैं कन्फाइंड स्पेस के बारे में लगभग सभी चीज़, यानी कि कन्फाइंड स्पेस क्या होता है, कन्फाइंड स्पेस में क्या क्या खतरे होते हैं, यानी कि ऑक्सीजन की डिफिशियंसी, यानी कि ऑक्सीजन कितना % रहना चाहिए, ज़्यादा होने से क्या प्रॉब्लम है, कम होने से क्या दिक्कतें होंगी, साथ में परमिट कौन से कन्फाइंड स्पेस के टाइप, कब परमिट लेना है कब नहीं लेना है, उसके बाद जो है रेस्क्यू कैसे करना है, वेंटिलेशन कैसे करना है, आइसोलेट कब करना है, और इन सभी चीज़ों के बारे में हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए ताकि आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो जाए। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कन्फाइंड स्पेस क्या होता है। तो कन्फाइंड स्पेस एक ऐसा स्पेस है जो कि घेरा होता है, जिसमें आना जाना बहुत ही मुश्किल होता है, और इसके मतलब कि इनक्लोज नेचर के कारण, घेरे हुए नेचर के कारण जो है ये हमेशा इसमें एक्सीडेंट, हार्म, इंजरी होने का चांस रहता है, इसलिए हम इसको कन्फाइंड स्पेस कहते हैं। तो कन्फाइंड स्पेस जो है इसमें क्या क्या हजार्ड्स होते हैं, ये सब देखने से पहले आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। कन्फाइंड स्पेस जैसे कि बॉयलर है, डिग्रीज़र है, फर्नेस है, पाइपलाइन है, पिट है, इस तरह के। आइए इसके फ़ोटो भी देख लेते हैं। जैसे आप देख रहे हैं पाइपलाइन के अंदर काम करना है तो ये क्या होगा, ये कन्फाइंड स्पेस होगा, क्योंकि इसमें अंदर आना जाना बड़ी मुश्किल है, और इसमें अगर जाएंगे तो ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिलेगा हमें। ये मैन होल है, जैसे सीवेज वगैरह जो होते हैं, या टैंक का मैन होल है, या किसी बॉयलर का मैन होल है, तो इस तरह के अंदर जाने और काम करने ये भी कन्फाइंड स्पेस है। स्टोरेज टैंक एक कन्फाइंड स्पेस है, इसको साइलो बोलते हैं। साइलो एक कन्फाइंड स्पेस है। डाइजेस्टर, जो बड़े बड़े डाइजेस्टर होते हैं, इसमें अंदर घुस के काम करना, ये एक कन्फाइंड स्पेस है। आप देख रहे हैं एक बहुत बड़ा टैंक है, और इसके अंदर मेंटेनेंस करने के लिए, क्लीनिंग करने के लिए अंदर जाना पड़ेगा, तो ये क्या है, एक कन्फाइंड स्पेस है। आप देख रहे हैं यहाँ मैन होल से एंट्री हुई है और इसके अंदर हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये है ये भी एक पूरी इनक्लोज नेचर है, इसमें ऑक्सीजन का आना जाना मुश्किल है, ये कन्फाइंड स्पेस में आता है। ये भी देख रहे हैं आप, एक पाइपलाइन के अंदर घुस के काम किया जा रहा है, ये भी कन्फाइंड स्पेस है। यहाँ भी देख रहे हैं बहुत ही इसका ऐसा नेचर है, बहुत इनक्लोज्ड है, ये भी एक कन्फाइंड स्पेस है। यहाँ भी आप देखिए ये ओपन डिच है, या आपको वेल है, कुएं के अंदर काम कर रहे हैं, किसी टैंक के अंदर काम कर रहे हैं। सब सेलर वगैरह बनते हैं, आप देखे होंगे प्लांट वगैरह में सेलर होता है, यानी कि नीचे का हिस्सा, उसमें जाके काम करते हैं। कोल्ड स्टोरेज एरिया जिसमें कि पूरी तरह से बंद रहता है, पैक रहता है, ये वॉल्ट होगा इस तरह का, और कल्वर्ट्स हो गए इस तरह के। उसके बाद शिप होल्ड्स जो हैं इस तरह के। आप देख रहे हैं ये सारे एग्जांपल्स हैं, आप अगर नेट में सर्च करेंगे तो आपको सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे, और ये सारे जो है इनक्लोज नेचर के होते हैं, इसलिए इन्हें हम कन्फाइंड स्पेस बोलते हैं। अब आइए जानते हैं कि कन्फाइंड स्पेस जो है क्यों हजार्डस होता है, क्यों हजार्ड इन कन्फाइंड स्पेस में क्या होता है। तो टॉक्सिक एटमॉस्फेयर, यानी कि इसमें आपको कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, डस्ट, सिलिका डस्ट, या आपको एस्बेस्टस, इस तरह के आपको जो है कोई भी ऐसा टॉक्सिक हो, जो मतलब टॉक्सिक मतलब क्या होता है कि छोटे से अमाउंट लेने पे हमारा तबीयत खराब हो, हमारी जान जा सकती है, उसको बोलते हैं टॉक्सिक। तो ये टॉक्सिक एटमॉस्फेयर बोलते हैं अगर जहाँ पे इस तरह का एटमॉस्फेयर पाया जाता है। तो उसके बाद ऑक्सीजन डिफिशियंसी क्या होती है, यानी कि डिफिशियंसी का मतलब होता है कमी, यानी कि कम होना। तो आप जानते हैं ऑक्सीजन की डिफिशियंसी कहा जा रहा है, इसका मतलब 19.5% से अगर कम अगर ऑक्सीजन है, यानी कि वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है, और वहाँ काम करना खतरनाक है। ऑक्सीजन इनरेजमेंट, आप सोचते होंगे कि ऑक्सीजन ज़्यादा होगा तो, और ये अच्छी बात है क्योंकि हमें ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। आप देखे होंगे जब तबीयत खराब होती है तो हम ऑक्सीजन का पैक भी लगाते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन ऑक्सीजन इनरिचमेंट जो है ये भी खतरा है, यानी कि 23.5 से जब ज़्यादा हो तब भी हमें खतरा है। और नॉर्मल कितना होना चाहिए, तो आप जानते हैं कि ऑक्सीजन जो है एटमॉस्फेयर में, इस इन्वायरमेंट में 21% नेचुरली पाया जाता है। तो अब ज़्यादा होगा तो क्या खतरा होगा, ज़्यादा होगा तो तुरंत कैच फायर हो जाएगा, यानी कि थोड़ा सा भी स्पार्क किया जाएगा आपके बॉडी में आग लग जाएगा, या कहीं भी फ्लेमेबल मटेरियल है तुरंत फायर का चांस ज़्यादा रहता है। इसलिए ज़्यादा ऑक्सीजन में भी काम नहीं किया जाना चाहिए, खासकर हॉट वर्क तो बहुत ही, या कहीं भी आप अगर कोई टूल यूज़ कर रहे हैं, थोड़ा सा भी स्पार्क निकलना तुरंत आग लग जाएगा। तो इसलिए ये काफ़ी डेंजर होता है जहाँ भी ऑक्सीजन ज़्यादा हो वहाँ काम करने में। ऐसे आप चाहें तो ऑक्सीजन ज़्यादा आप ले सकते हैं बाहर, कोई दिक्कत नहीं, बट कन्फाइंड स्पेस में ज़्यादा ऑक्सीजन खतरनाक है। और
फोर्थ नंबर जो है फ्लैमेबल एंड एक्सप्लोसिव एटमॉस्फेयर। फ्लैमेबल एक्सप्लोसिव एटमॉस्फेयर क्या होता है, जैसे कि आप जानते हैं कि कन्फाइंड स्पेस में थोड़ा बहुत ऑक्सीजन रहेगा और थोड़े बहुत फ्लैमेबल गैस रहेंगे, जैसे मीथेन हो गए, एलपीजी है, या कुछ ऐसे गैस हैं जो फ्लेमेबल हैं, ठीक है ना, ये रहेंगे। अब ये मिल के क्या है, एक एक्सप्लोसिव एटमॉस्फेयर बना देंगे। मतलब कि आग लगने के लिए फ्यूल चाहिए और क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, और थोड़ा सा इसको स्पार्क मिल गया ना, और कन्फाइंड स्पेस क्या होता है, एक बंद नेचर का है, क्लोज नेचर का होता है, तो तुरंत ब्लास्ट हो जाएगा। और ब्लास्ट होगा तो आप समझ ही रहे हैं, तो ये है एक्सप्लोसिव एटमॉस्फेयर वहाँ पे होता। उसके बाद फ्लोइंग लिक्विड्स एंड फ्री फ्लोइंग सॉलिड्स, उसमें लिक्विड फ्लो होता है कन्फाइंड स्पेस है, तो आप देखेंगे नीचे में लिक्विड जमा ही रहेगा कई जगहों पे। आप अगर टैंक में काम कर रहे हैं या आप पाइपलाइन में काम कर रहे हैं, साथ में वहाँ पे फ्री फ्लोइंग सॉलिड्स वगैरह आप देखे होंगे। अगर साइलो वगैरह में काम कर रहे हैं तो वहाँ को नीचे कोयला है या डस्ट है, तो उसमें अगर कोई आदमी गिरे तो क्या होगा, उसमें डूब जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि एक्सेसिव हीट, है ना। कन्फाइंड स्पेस क्या है, इनक्लोज नेचर का है, यानी कि हवा का बहना नहीं है, तो आपके बॉडी से जो हीट निकलेगा वो क्या होगा, वो तो कहीं जाएगा नहीं, पूरी तरह से वहीं पे रहेगा और हीट करेगा। या पहले से भी अगर क्लोज नेचर का कुछ वह रूम है या क्लोज नेचर का कन्फाइंड स्पेस है, तो आप उसमें जाएंगे तो ऑलरेडी हीटेड रहेगा, ठीक है ना। तो ये हीट जो है हमें नुकसान पहुंचा सकता है। नॉइज़, आप कन्फाइंड स्पेस में काम करेंगे तो जैसे ही आप कुछ भी नॉइस आता है तो उसमें क्या गूंजता है, मतलब ज़्यादा नॉइस आता है, तो ये हमारे ईयर ड्रम को नुकसान पहुंचा सकता है। साथ में मैकेनिकल हजार्ड, यानी कि आप उसमें कोई मूविंग पार्ट्स हैं, कुछ उसमें मशीनरी हैं, उसमें आप घुस के काम कर रहे हैं, तो ये मैकेनिकल हजार्ड भी हमें नुकसान पहुंचा सकता है। तो हजार्ड मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ऐसा कोई चीज़ जो हमें हार्म पहुंचा सकता है उसे हम हजार्ड बोलते हैं। तो कन्फाइंड स्पेस में ये सारे पॉइंट हैं जो कि हमें नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए हम इसको यहाँ हजार्ड के कैटेगरी में रखे हैं। उसके बाद ये कन्फाइंड स्पेस का एग्जाम्पल मैंने बता ही दिया आपको। अब बात आ गई कि कन्फाइंड स्पेस में साइनेज आप इस तरह का देखे होंगे, आप अगर नेट में भी सर्च मारेंगे तो आपको यहाँ पे कन्फाइंड स्पेस के इस तरह के दिख जाएंगे। यानी कि यहाँ पे लिख रहा है परमिट रिक्वायर्ड कन्फाइंड स्पेस, और यहाँ पे क्या लिख रहा है, नॉट परमिट कन्फाइंड स्पेस, यानी केवल अथोराइज पर्सन जाएगा, यहाँ पे इंटर नहीं करना है जब तक आपको परमिट ना हो। तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दो तरह के कन्फाइंड स्पेस हो गए हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कन्फाइंड स्पेस, एक जिसमें एक परमिट चाहिए और एक परमिट नहीं चाहिए। तो ये दो तरह के कन्फाइंड स्पेस हो गए। तो कौन से कन्फाइंड स्पेस को परमिट चाहिए और कौन से कन्फाइंड स्पेस को परमिट नहीं चाहिए, ये कैसे आपको मालूम चलेगा, तो ये मालूम चलेगा आपको यहाँ से। कन्फाइंड स्पेस जहाँ पे कोई लार्ज स्पेस ना हो, है ना, इंटर करने के लिए, वहाँ आना जाना काफ़ी मुश्किल हो, और वहाँ पे ये हमेशा काम करने के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया हो, तो ऐसे स्पेस को हम लोग कन्फाइंड स्पेस बोलते हैं। ये तो हमारा कंसेप्ट पहले से क्लियर है। तो अगर ये नो है तो ये कन्फाइंड स्पेस नहीं है, यानी कि ये सारा अगर कंडीशन नहीं है तो ये क्या है, कन्फाइंड स्पेस नहीं है। अगर ये सारा कंडीशन है, यानी कि वहाँ रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, तब ये जाके आता है कन्फाइंड स्पेस में। कन्फाइंड स्पेस ये आपको 4 पॉइंट देखने पड़ेंगे। एक तो हजार्डस एटमॉस्फेयर, उसके बाद जो है आपको इनगल्फमेंट हजार्ड, उसके बाद कन्फिगुरेशन हजार्ड, उसके बाद एनी अदर रिकॉग्नाइज्ड। अगर ये सारा पॉइंट नो में है, यानी कि परमिट रिक्वायर्ड नहीं है, और अगर परमिट रिक्वायर्ड नहीं है तो आप डायरेक्टली कोई ऑथोराइज आदमी जाके उसके अंदर काम कर सकता है, कोई परमिट की ज़रूरत नहीं है, कोई हजार्डस एटमॉस्फेयर की टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं है, यानी कि जो कंट्रोल मेजर मैं आगे बता रहा हूँ उसकी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप काम कर सकते हैं, बस आप ऑथोराइज होना चाहिए। हजार्डस एटमॉस्फेयर आइए जानते हैं किसको बोलते हैं। तो फ्लेमेबल गैस वेपर मिस्ट इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ द लोअर फ्लेमेबल लिमिट, LEL के 10% ज़्यादा हो, यानी कि वहाँ आग लगने की चांस रहेगा। जब ज़्यादा रहेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हजार्डस एटमॉस्फेयर। उसके बाद एयर बर्न कंबस्टिबल डस्ट एट कंसंट्रेशन दैट मीट एक्सीड LFL, है ना, यानी कि कोई ऐसा डस्ट हो जिसमें आग लगने की चांस हो, यानी कि LFL का 10% से ज़्यादा हो, मतलब कुछ ज़्यादा कंसंट्रेशन हो, और तो हम लोग क्या बोलेंगे, हजार्डस एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जो है अगर इसके बिलो हो या इसके एबव हो, है ना, तब हम क्या बोलेंगे, हजार्डस एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन ऑफ एनी सब्सटेंस एग्जिस्ट एज परमिसेबल एक्सपोजर लिमिट, परमिसेबल एक्सपोजर लिमिट से अगर ज़्यादा वहाँ पे ppm में हो, हम लोग उसको हजार्डस एटमॉस्फेयर बोलेंगे। जैसे अगर हम 8 घंटा काम करना है तो 50 ppm जो है CO का कंसंट्रेशन होना चाहिए, है ना। तो अब इससे ज़्यादा है मतलब क्या है,
वो हजार्डस एटमॉस्फेयर है। उसके बाद एनी अदर एटमॉस्फेरिक कंडीशन दैट इज़ इमीडिएट डेंजरस टू लाइफ एंड हेल्थ, और इसके अलावा भी कोई ऐसा कंडीशन है जो कि हमें तुरंत नुकसान पहुंचा सकता है ना, तो हम लोग उसको हजार्डस एटमॉस्फेयर में रखते हैं। और आप देख रहे हैं कि हमारे लिए 21 ग्रीन है, ठीक है ना, और ये हमारे लिए परफेक्ट है। 23 हुआ, यहाँ पे फायर हजार्ड का चांस रहेगा। 16% में ऑक्सीजन में अगर हम काम करते हैं तो क्या होगा, ब्रीथिंग और जजमेंट में प्रॉब्लम हो जाएगा। 14% में काम करते हैं तो फल्टी जजमेंट हो जाएगा और बार बार हम लोग थक जाएंगे। 6% अगर ऑक्सीजन में अगर हम काम कर रहे हैं तो ब्रीथिंग मुश्किल हो जाएगी और कुछ ही मिनट में हमारा डेथ हो जाएगा, हमारी जान चली जाएगी। तो ये सारा अगर कंडीशन है तो वो है हजार्डस एटमॉस्फेयर। तो हजार्डस एटमॉस्फेयर तो हो गया। इनगल्फमेंट हजार्ड, इनगल्फमेंट हजार्ड का मतलब ये हो गया जैसे ये इस तरह का नेचर है इसका, और इसमें कुछ भरे हुए हैं, डस्ट वगैरह हैं। अगर आप इसमें गिरते हैं तो क्या होगा, आप इसमें तो धंस जाएंगे ना, और धंस के मर जाएंगे। तो ये हो गया इनगल्फमेंट हजार्ड। कन्फिगरेशन हजार्ड मतलब कि कोई ऐसा है जिसमें मतलब उसका ऐसा नेचर है, मतलब उसका डिज़ाइन ऐसा है, उसका शेप ऐसा है जो कि वो मतलब कि उसमें स्लिपरी हो सकता है, इस तरह का काम करना है, इस तरह जैसे आप यहाँ पे काम कर रहे हैं तो आपको हमेशा गिरने का डर रहेगा। तो इसका जो है शेप साइज के चलते जो हजार्ड होता है ना, उसको कन्फिगरेशन हजार्ड बोलते हैं। और एनी अदर हजार्ड, रिकॉग्नाइज सीरियस हजार्ड, कोई अदर है जो आप कंसिडर करते हैं जो इसमें मेंशन नहीं है तो उसको भी हम लोग ले सकते हैं। तो अगर ये सारा पॉइंट यस है, यानी कि हजार्डस एटमॉस्फेयर है, इनगल्फमेंट हजार्ड है, कन्फिगरेशन हजार्ड है, और कोई अदर हजार्ड है जो कि सीरियस है, तो ये आएगा परमिट रिक्वायर्ड, यहाँ पे होगा परमिट अब लेना है। और ये अगर ये सब चीज़ नहीं है तो आपको यहाँ पे परमिट लेने की आवश्यकता नहीं है, केवल अथोराइज आदमी जाके काम कर सकता है बिना परमिशन के, है ना। अब बात आ गई कि ये सारे हजार्ड तो हमें मिल गए, लेकिन हम कंट्रोल मेजर या सेफ्टी प्रिकॉशन क्या लेंगे कन्फाइंड स्पेस में बचने के लिए इससे। तो इससे बचने के लिए एक तो आपको परमिट लेना पड़ेगा, अगर यहाँ पे परमिट टू वर्क कन्फाइंड स्पेस है तो, यानी कि हजार्डस एटमॉस्फेयर है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो रिटर्न परमिट साइड बाय द एंट्री सुपरवाइजर, आपको परमिट लेना पड़ेगा, जो भी वहाँ पे अथोराइजर है वहाँ पे उससे परमिट लेना पड़ेगा। और वेरीफाई प्री एंट्री प्रिकॉशन हैव बीन टेकन इन स्पेस इज सेफ टू इंटर। आप जानते हैं परमिट टू वर्क सिस्टम की जो प्रोसीजर होती है कि बिफोर इंटर आपको सारा चीज़ प्रिकॉशन ले लेने हैं। और पोस्टेड एट एंट्री कन्फाइंड स्पेस में पोस्ट करना है। स्पेसिफिक अपरेंट हजार्ड एंड करेक्टिव एक्शन टेकन पीरियड टू एंट्री, है ना। उसके बाद रिक्वायर्ड टर्मिनेशन ऑफ परमिट, जब आपको काम कंप्लीट हो जाएगा तो परमिट का टर्मिनेट करना है, यानी क्लोज करना है। तो परमिट टू वर्क सिस्टम होना चाहिए एक। परमिट टू वर्क सिस्टम में आपको क्या क्या मेंशन होना चाहिए, डेट, लोकेशन, ये तो आप जानते हैं परमिट टू वर्क सिस्टम भरने का। पर्पस ऑफ एंट्री, नॉन हजार्ड, ड्यूरेशन कितने समय के लिए, अथोराइज इंट्रेंट कौन है, अटेंडेंट कौन है, सुपरवाइजर कौन है, एयर टेस्टिंग का क्या रिजल्ट है अगर ऑक्सीजन टेस्टिंग वगैरह की है तो, प्रोटेक्टिव मेजर टू बी टेकन, यानी कि वेंटिलेशन के लिए, आइसोलेशन के लिए, फ्लशिंग के लिए, लॉकआउट टैगआउट के लिए, और पर्जिंग के लिए। पर्जिंग समझते हैं ना, कोई जैसे नाइट्रोजन का पर्जिंग करते हैं, ठीक है। तो इस तरह का जो है ये रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। उसके बाद जब हम परमिट भरेंगे तो उसमें आपको नेम, फ़ोन नंबर ऑफ रेस्क्यू, इमरजेंसी सर्विसेज का नंबर वगैरह होना चाहिए। कम्युनिकेशन कैसे करना है, यानी कि वाकी टाकी, फ़ोन, जैसे क्या है वहाँ पे। स्पेशल इक्विपमेंट कोई रिक्वायरमेंट है क्या, यानी कि पीपी, उसके लिए स्पेशल कुछ चाहिए। अलार्म प्रोसीजर है क्या, यानी कुछ प्रॉब्लम होता है अलार्म बजाना है। रेस्क्यू इक्विपमेंट क्या है, जैसे कि BS सेट वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, स्ट्रेचर का। रेस्पायरेटर किस तरह का चाहिए, तो ये सारा चीज़ उसमें, यानी कि पूरा ये क्या है, परमिट टू वर्क सिस्टम का पार्ट है। उसके बाद जब हम इंटर करेंगे तो हमें टेस्टिंग करना पड़ेगा एटमॉस्फेयर का, जैसे परमिट में दिखाया था। तो टेस्टिंग में क्या करते हैं, वेरीफाई एब्सेंस ऑफ सेफ वर्क एटमॉस्फेयर, है ना। वेरीफाई प्रेजेंस ऑफ सेफ वर्क एटमॉस्फेयर, वहाँ देखते हैं कि सेफ वर्क एटमॉस्फेयर है कि नहीं, यानी ऑक्सीजन ठीक ठाक है कि नहीं है। और हम जब टेस्ट करते हैं ना, तो जैसे कोई टैंक है, अगर इसमें हमको चेक करना है ऊपर से, तो हम लोग टॉप में भी चेक करेंगे, मिडिल में भी चेक करेंगे, बॉटम में भी चेक करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि कोई गैस हल्का होता है तो ऊपर रहता है, भारी होता है तो नीचे होता है, इस तरह का। तो मीथेन जैसे लाइटर देन एयर, मीथेन जो है हल्का है तो ये ऊपर रहेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड ये बराबर होता है तो लगभग ये आपको ऊपर नीचे सब जगह मिल जाएगा। हाइड्रोजन सल्फाइड जो है हेवी होता है तो वो आपको नीचे टेस्टिंग करना पड़ेगा इसके लिए। ऑक्सीजन डिफिशियंसी आपको हर जगह चेक करना पड़ेगा, कहाँ कहाँ ऑक्सीजन के क्या है ना, लगभग ये तो सेम रहता है। उसके बाद आइसोलेशन करना पड़ता है कन्फाइंड स्पेस का। तो आइसोलेशन कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए ये कन्फाइंड स्पेस है और इसमें पाइपलाइन ये इंटर हुआ है, तो आप क्या करेंगे, इसमें एक ब्लैंक प्लेट लगाते हैं इस तरह का,
ठीक है ना। लॉकिंग एंड टैगिंग आउट, लोटो लगाते हैं इस तरह का, जैसे इसमें ये वाल को बंद कर दिया, यहाँ पे लोटो लगा दिया, है ना। ब्लैंकिंग या एंड ब्लीडिंग करते हैं। ब्लीडिंग मतलब क्या होता है, तो जैसे कि अगर उसमें एयरलाइन है तो पूरी तरह से उसको खोल के बहा देना उसको, है ना, हवा को बाहर निकाल देना। हाइड्रोलिक है तो उसको बाहर कर देना। इस तरह का आप देख रहे हैं ना, पाइप को ब्लैंक किया जाता है। डिसकनेक्टिंग मैकेनिकल ड्राइव्स एंड शाफ्ट, अगर शाफ्ट वगैरह कहीं लगा हो तो ये काम उसका कपलर खोल दीजिए, है ना, इस तरह का। सिक्योरिंग मैकेनिकल पार्ट्स, अगर कुछ मूविंग पार्ट्स है तो उसमें इस तरह का लोटो लगा दीजिए ताकि वो मूविंग पार्ट घूम ना पाए। ब्लैंकिंग सीवर एंड वाटर फ्लो, जो सीवर बहेगा उसमें वाटर का फ्लो होगा उसको ब्लैंक कर देंगे, है ना। ब्लैंक करने का मतलब समझ ही रहे हैं आप, इस तरह का कुछ उसके लगा देंगे कुछ प्लेट वगैरह ताकि उसमें फ्लो ना हो पाए। लॉकिंग एंड टैगिंग आउट शटिंग ऑफ वाल्व, जो भी वाल्व बंद करेंगे ना उसमें लोटो जरूर लगाएंगे ताकि कोई आके अपने से ओपन ना कर पाए। आजकल इस पर भरोसा नहीं किया जाएगा क्योंकि सारे वाल्व होल्ड नहीं होते हैं, तो होल्ड नहीं होने के चलते इसमें इस तरह का ब्लैंक प्लेट लगा देते हैं वहाँ पे। उसके बाद उसको वेंटिलेशन करना पड़ेगा, यानी कि उसमें कंटिन्यू जो है एयर सप्लाई देने पड़ेंगे ताकि वो एटमॉस्फेयर ऐसा हो जाए कि कोई उस तरह का टॉक्सिक गैसेज ना हो। जैसे आप वेंटिलेशन यहाँ पे देख रहे हैं ना, किस तरह का वेंटिलेशन हुआ है, देख रहे हैं ना आप, यहाँ से ब्लोअर है और हवा इसके अंदर दिया जा रहा है और दूसरे साइड से हवा निकलेगा तो क्या होगा, उसमें जो टॉक्सिक गैस रहेंगे वो उसका बाहर निकल जाएंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन टू करेक्ट प्रॉब्लम, must be aware of hazard you are trying to correct in the confined space, air intake in safe location to draw fresh air only, यानी कि जहाँ से हवा खींच रहा है वो फ्रेश एयर ही जाए उसके अंदर में, इस तरह का अरेंजमेंट हो। जैसे आप देख रहे हैं ना, ये गलत है क्योंकि आप देख रहे हैं ना इस तरह का अरेंजमेंट होगा तो क्या होगा, यही हवा फिर सक करेगा और यही हवा सर्कुलेट होता रहेगा इस तरह से। ये करेक्ट है कि हवा इधर से आ रहा है फ्रेश और जो टॉक्सिक है वो इधर निकल जा रहा है, तो ये एक सही तरीका है। कंटिन्यूस वेंटिलेशन व्हेन एवर पॉसिबल, कंटिन्यूस वेंटिलेशन करें जहाँ जहाँ पॉसिबल हो ताकि वहाँ पे कोई कंसंट्रेशन ना हो गैस वगैरह का। और रीटेस्ट द कन्फाइंड स्पेस बिफोर एंट्री, अगर आपने ये सारा चीज़ कर लिया है ना तो फिर से टेस्ट करें जब आप इंटर कर रहे हैं, यानी कि आपको टॉक्सिक गैसेस का टेस्ट करना है, एक्सप्लोसिव का टेस्ट करना है, आपको अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड, CO इस तरह कुछ है तो उसका टेस्ट करना है और सारे नोट करने हैं तभी इंटर होना है। आइए देखते हैं, इस टैंक के अंदर मान लेते हैं काम करना है हमको, और इस टैंक के अंदर जब हम काम करेंगे तो इसमें आप देख रहे हैं कि बहुत सारे एनर्जी इसमें दिए गए हैं। एक तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एनर्जी है, एक वाल्व है, तो इसको हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आइसोलेट करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे लोटो लगाने पड़ेंगे, ब्लैंक प्लेट लगाने पड़ेंगे, है ना। एक पॉइंट यहाँ है, आप देख रहे हैं 2 पॉइंट यहाँ है, तो ये दोनों पॉइंट को क्या करना पड़ेगा, लोटो लगाना पड़ेगा, यहाँ भी आइसोलेट करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं कि एक यहाँ से इंटर हुआ है जो भी है, तो इस चीज़ को यहाँ पे आइसोलेट करना पड़ेगा क्योंकि जब हम काम करेंगे ना तो कहीं से भी कुछ भी इंटर हो सकता है इसके अंदर में। आप देख रहे हैं यहाँ से ये पंप लगे हुए हैं, यहाँ पे सक्शन है, तो अब ये यहाँ भी आइसोलेट करना पड़ेगा क्योंकि रिवर्स हो सकता है इसके अंदर कुछ आ जाए इधर से पाइपलाइन से। यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे ड्रेन वगैरह इस तरह का लगा हुआ है, तो यहाँ पे एक वाल्व है तो यहाँ भी आइसोलेट करना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं ना कई जगहों से आइसोलेट कर रहे हैं। अगर मान लेते हैं कोई इसमें इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट दिए गए हैं इसका हाइट मेजर करने के लिए सिग्नल, तो उसको भी यहाँ पे कट करना पड़ेगा, यानी कि उसके पावर सप्लाई को आइसोलेट करना पड़ेगा। तो जितने भी पावर इसमें जाएंगे उसको हमको आइसोलेट करना पड़ेगा, चाहे वो मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, हाइड्रोलिक हो, न्यूमेटिक हो, या कोई भी ऐसा चीज़ हो जो हमें नुकसान पहुँचा सकता है, उस चीज़ को हम आइसोलेट करके ही इसके अंदर घुस के काम करेंगे। उसके बाद जब हम काम करते हैं तो रेस्पायरेटर का भी यूज़ करते हैं, जैसे कि अगर वहाँ पे पूरी तरह से वेंटिलेशन नहीं हो पा रहा है, वहाँ पे कुछ ऐसे हजार्डस एटमॉस्फेयर हैं, तो 2 तरह का ये होता है रेस्पायरेटर, एक एयर प्यूरिफाइंग रेस्पायरेटर, एक एयर सप्लाइंग रेस्पायरेटर। एयर प्यूरिफाइंग क्या होता है, यानी कि वहीं के हवा को लेके प्यूरिफाई करके आपको देगा, यानी कि वो फिल्टर करेगा, डेंजरस सबस्टांस जो है ना, डेंजरस सबस्टांस को फिल्टर करेगा। और मस्ट नो टाइप ऑफ अमाउंट ऑफ हजार्डस सबस्टांस प्रेजेंट इन द कन्फाइंड स्पेस, इसको चुनने के पहले आपको पता होना चाहिए किस तरह का वहाँ पे एटमॉस्फेयर है ताकि आप करेक्ट टाइप का रेस्पायरेटर यूज़ कर पाएँ। तो जहाँ ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो ना वहाँ पे आप इसको यूज़ करेंगे तो क्या होगा, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये तो प्यूरिफाई करता है वहीं के एयर को, तो उसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज तो नहीं बढ़ाएगा, तो ये एक इसका डिसएडवांटेज भी है। एयर सप्लाइंग रेस्पायरेटर, इसमें क्या होता है कि ये बाहर से, यानी कि आप देख रहे हैं ना ये कंप्रेसर लगा हुआ है, ये बाहर के हवा को खींच के और आपको यहाँ पे देगा, और ये डिलीवर सेफ सप्लाई फॉर ब्रीथिंग एयर फ्रॉम टैंक और अनकंटामिनेटेड एयर नियर बाई
मस्ट बी एडिक्वेटली मॉनिटर्ड, इसको भी मॉनिटर करना है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं एक दो तरह का हो गया, एक तो वहीं के फिल्टर कर रहा है और एक बाहर से सप्लाई कर रहा है। तो जिस तरह का रिक्वायरमेंट होती है उस तरह का हम यूज़ करते हैं। ये है जो बाहर से सप्लाई करता है, ये कंप्रेसर है जो कि प्रेशर से देता है। अब बात आ गई कि अगर कुछ इमरजेंसी हो जाए, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, स्टैंड बाई रेस्क्यू टीम भी रखना पड़ता है। और ये क्या करेंगे, तो इनको असाइन किया रहता है कि आउटसाइड ऑफ द कन्फाइंड स्पेस खड़े रहेंगे और वहाँ पे कांस्टेंट कांटेक्ट बनाए रहेंगे जो उसके अंदर में काम कर रहा है। उसके बाद इनको इमरजेंसी रेस्क्यू प्रोसीजर भी मालूम रहता है। ज़्यादातर लोगों का डेथ हो जाता है, 50% लोगों का डेथ हो जाता है जब वो बचाने जाते हैं और उनको सही प्रोसीजर मालूम नहीं रहता है। तो इसलिए उनको ट्रेंड होने चाहिए किस में, तो इमरजेंसी रेस्क्यू इक्विपमेंट को यूज़ करने के लिए, पीपीई यूज़ करने के लिए। मैं जहाँ काम करता था वहाँ BS सेट का यूज़ करते थे। अगर कोई अंदर में कोई फंस गया तो ब्रीथिंग अपरेटस लगाओ, हाफ आवर के लिए अंदर जाके उसको बचा के ला सकते हो, क्योंकि उसमें जो एयर की सप्लाई थी वो हाफ आवर के लिए थी और उसमें आप कर सकते हैं ये चीज़। तो इस तरह से वो चीज़ हम ट्रेनिंग हमें थी ताकि हम किसी को बचा सकें। तो इस तरह से रेस्क्यूअर को ये सारी इमरजेंसी रेस्क्यू इक्विपमेंट के बारे में मालूम होना चाहिए। उसके बाद ये ट्रेनिंग एजुकेशन सबको होना चाहिए कन्फाइंड स्पेस के बारे में, क्योंकि अगर नहीं मालूम रहेगा कि किस में क्या खतरा है, कैसे बचें, तो हम सारे लोग अलर्ट रहेंगे तभी जाके सारे लोगों को बचाया जा सकता है। तो इस तरह से ऑल वर्कर्स हु मस्ट इंटर कन्फाइंड स्पेस उसको ट्रेनिंग मिलना चाहिए। जो अटेंडेंट है या रेस्क्यू टीम है, अटेंडेंट किसको बोलते हैं, अटेंडेंट उसको बोलते हैं जो कन्फाइंड स्पेस के होल के सामने खड़ा रहता है और वहाँ पे क्या करता है, जो कुछ प्रॉब्लम है तो उसको सुनते रहता है, मतलब कंटिन्यू कांटेक्ट बनाया रहता है, उसको अटेंडेंट बोलते हैं। और रेस्क्यू टीम भी बाहर आती है, अगर कुछ इमरजेंसी हुआ तो अटेंडेंट बुलाएगा और तुरंत जाके रेस्क्यू करना है। उसके बाद प्रायर टू इनिशियल वर्क असाइनमेंट, अगर हम कन्फाइंड स्पेस काम करना स्टार्ट कर रहे हैं तो सबको एक बार ट्रेनिंग करके, यानी कि टूल बॉक्स टॉक करके ही या उसके पहले ट्रेनिंग करवा के ही, एक अच्छा ट्रेनिंग करा के ही उसमें इंटर हो, ताकि किसी तरह का दिक्कत ना हो। उसके बाद है रीट्रेनिंग। आपको जब भी किसी का ड्यूटी चेंज हो रहा है, उसके बाद परमिट स्पेस का प्रोग्राम कोई चेंज हो रहा है, कोई नया हजार्ड आ जा रहा है कन्फाइंड स्पेस में, मान लीजिए कोई नया गैस आ गया, कोई नए तरह का कुछ हजार्ड आ गया, तब भी आपको रीट्रेनिंग देना है। कोई जॉब परफॉर्मेंस में कमी आ रही है, दिख रहा है कि नहीं कोई आदमी अच्छा काम नहीं कर रहा, उसको अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है, यानी कि जॉब परफॉर्मेंस डिफिशियंसी दिख रही है, तो आप फिर से रीट्रेनिंग दे के अच्छा कर सकते हैं। तो ये है, ट्रेनिंग तो बहुत ही ज़रूरी है और साथ में सुपरविज़न भी बहुत ज़रूरी है। आप जब भी काम कराएंगे सुपरविज़न की आवश्यकता होगी ही होगी, अगर सुपरविज़न नहीं देते हैं तो लोग गलती करेंगे। तो आई होप आपको ये कन्फाइंड स्पेस का पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने आपको हजार्ड प्रिकॉशन सारे बताएं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे कि उनका भी नॉलेज बढ़े। आप लाइक ज़रूर करें क्योंकि आपके लाइक से मोटिवेशन बढ़ता है और हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने में थोड़ा मोटिवेट हो जाता हूँ मैं। तो दीजिए हमें इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।